बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले, किसी हेल्थ इशू के ऊपर नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउस जॉब के हवाले से। हाउस जॉब होता क्या है? जो भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, जो इस वीडियो को देख रहा है, उन सबको पता होगा कि हाउस जॉब कहते किसे हैं। जब भी एक एमबीबीएस डॉक्टर अपनी एमबीबीएस क्लियर करता है, तो उसमें टोटल उसके 6 साल लगते हैं। 5 साल उसे पढ़ाई करनी होती है और छठा साल उसका हाउस जॉब का होता है, यानी उसको क्लिनिकल सीखने होते हैं। तो 5 साल एमबीबीएस जब आप कर लेते हो, तो छठे साल में आपने किसी अस्पताल के अंदर जाके काम करना होता है, जिसको हाउस जॉब कहा जाता है। 1 साल की ये ड्यूरेशन होती है, जो कि 6-6 महीनों में डिवाइडेड होती है। 6 महीने आपने मेडिसिन एंड एलाइड में करना होता है, 6 महीने आपने सर्जरी एंड एलाइड में करना होता है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि हाउस जॉब जो है उसमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, करनी कैसी होती है, कौन-कौन सी रोटेशंस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 साल एमबीबीएस की आपने पढ़ाई करनी होती है और छठे साल आके आपने क्लिनिकल सीखने होते हैं, प्रैक्टिकल सीखने होते हैं और उस छठे साल को हाउस जॉब कहा जाता है। अब जब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपने 5 साल की एमबीबीएस पूरे करते हैं, तो छठे साल जो हाउस जॉब की होती है, उसमें आपने 6-6 महीने करने होते हैं। 6 महीने मेडिसिन एंड एलाइड में और 6 महीने सर्जरी और एलाइड में करने होते हैं। मेडिसिन और एलाइड में 3 महीने जो है वो जनरल मेडिसिन के होते हैं और सर्जरी और एलाइड में 3 महीने जो है वो जनरल सर्जरी के होते हैं और 3 महीने एलाइड्स के होते हैं। अब जहाँ कहीं भी आप हाउस जॉब कर रहे हैं, तो जो मैंडेटरी रोटेशंस है, यानी जो हर सूरत आपने लाजमी करने होते हैं, वो जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी जो है वो आपने हर सूरत करने होते हैं। यानी 3-3 महीने ये फिक्स्ड है कि 3 महीने आप हर सूरत में जो है वो जनरल सर्जरी में करेंगे और 3 महीने आप जनरल मेडिसिन में करेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके बगैर हाउस जॉब जो है वो पीएमडीसी हो या पीएमसी हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। नीचे रह जाते हैं जी 6 महीने, और 6 महीनों में से 3 महीने जो है वो आपने मेडिसिन की अलाइड करनी होती है और 3 महीनों में आपने सर्जरी की अलाइड करनी होती है। अब बात करते हैं कि मेडिसिन के अलाइड में कौन-कौन सी रोटेशंस आती है और सर्जरी के अलाइड में कौन-कौन सी रोटेशंस आती है। मेडिसिन की अलाइड की अगर हम बात करते हैं, तो पीड्स जो है यानी पीडियाट्रिक्स जो है वो पहली रोटेशन है, जो कि अमूमन जितने भी हाउस ऑफिसर्स होते हैं जो न्यूली ग्रेजुएट होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर जनरल मेडिसिन कर रहे हैं तो उनकी अलाइड जो है वो पीड्स ही हो। अलबत्ता वो डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी रोटेशन अच्छी लगती है। ये मैं वैसे जनरल एक बात कर रहा हूँ। पीड्स जो है वो एक एलाइड है मेडिसिन की, उसके अलावा डर्मेटोलॉजी मेडिसिन की एलाइड है, साइकियाट्री मेडिसिन की एलाइड है, न्यूरोलॉजी मेडिसिन की एलाइड है, इसी तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेडिसिन की एलाइड है, पल्मोनोलॉजी मेडिसिन की एलाइड है। ये सारी मेडिसिन्स की एलाइड है। अब आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एलाइड करनी है और आपको करनी कौन सी चाहिए, उस पे भी हम आगे बात करेंगे। अगर हम जनरल सर्जरी की एलाइड्स की बात करते हैं, तो जनरल सर्जरी में ऑर्थोपेडिक है, जो कि अमूमन लोग प्रेफर कर रहे होते हैं ऑर्थोपेडिक को। ऑर्थोपेडिक एक एलाइड है, ईएनटी एक एलाइड है, न्यूरो सर्जरी एक एलाइड है, यूरोलॉजी एक एलाइड है, रेडियोलॉजी एक एलाइड है, इसी तरह आई एक एलाइड है। ये सारे एलाइड्स है सर्जरी के। तो मैंने आपको बता दिया कि जी मेडिसिन में एलाइड कौन-कौन सी रोटेशंस है, सर्जरी में एलाइड कौन-कौन सी रोटेशंस है। अब आपको करनी कौन-कौन सी रोटेशंस है। अमूमन मैंने पहले भी कहा कि लोग जो जनरल में बात कर रहा हूँ, तो जो जनरल मेडिसिन है उसकी एलाइड में पीड्स को अमूमन ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और जनरल सर्जरी में जो रोटेशंस है एलाइड में, वो ऑर्थोपेडिक या ईएनटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है। अच्छा, करना क्या होना चाहिए कि अगर आप जनरल मेडिसिन कर रहे हैं, वो तो लाज़मी हो गया कि मैंडेटरी है और जनरल सर्जरी भी मैंडेटरी है। रह गई एलाइड्स। अगर आप आगे जाके, अगर मसलन मैं बात करूँ मेडिसिन में आप पीड्स कर रहे हैं, तो और किसी का आगे जाके पीड्स में ही जाने का प्रोग्राम है, तो उसको सर्जरी में पीडियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए। अगर ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप हाउस जॉब कर रहे हो, वहाँ पे रोटेशन अवेलेबल ये है या नहीं है। लेकिन वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पीड्स मेडिसिन में एलाइड में कर रहा है और उसको आगे पीड्स में जाना चाह रहा है वो, तो उसको जनरल सर्जरी के एलाइड में पीडियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पीड्स की मेडिकल वाली साइट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो पीड्स की सर्जिकल साइट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को अ, आगे जाके न्यूरोलॉजी में जाना है या न्यूरो सर्जरी में जाना है, तो उसको चाहिए ये कि मेडिसिन के एलाइड में न्यूरोलॉजी करे और सर्जरी के एलाइड में न्यूरो सर्जरी करे। इसी तरह अगर किसी को आगे जाके नेफ्रोलॉजी में जाना है या यूरोलॉजी में जाना है,
तो उसको मेडिसिन के एलाइड में नेफ्रोलॉजी करनी चाहिए और सर्जरी के एलाइड में यूरोलॉजी करनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ताकि उससे आपकी मेडिकल वाली साइड भी अच्छी हो जाए और सर्जिकल वाली साइड भी अच्छी हो जाए, यानी दोनों आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो अगर जिस अस्पताल में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको इस तरह की ऑफर्स मिल रही है कि जी आप मेडिसिन में पीड्स आपको मिल रही है और सर्जरी में पीडियाट्रिक सर्जरी मिल रही है और आगे आपने पीड्स में जाना है या पीडियाट्रिक सर्जरी में जाना है, तो बेहतर यह है कि आप एलाइड्स में ये दोनों रोटेशंस चूज़ करें। इसी तरह कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पे आपने आगे नेफ्रोलॉजी में जाना है या यूरोलॉजी में जाना है, तो चाहिए ये कि आपको मेडिसिन में नेफ्रोलॉजी करनी चाहिए और सर्जरी में आपने यूरोलॉजी करनी चाहिए। होगा इससे ये कि आपकी मेडिसिन वाली जो साइट है नेफ्रोलॉजी की वो भी कवर हो जाएगी और सर्जिकल साइड भी यूरोलॉजी की कवर हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है हाउस जॉब रोटेशंस चूज़ करने का कि जी आपने आगे कौन से फील्ड में जाना है। तो एलाइड्स में क्योंकि जो मैंडेटरी रोटेशंस है वो तो चेंज हरगिज़ नहीं हो सकती, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन आपने हर सूरत में करनी है। एलाइड्स में अगर कोई अस्पताल ऑफर कर रहा है तो वहाँ पे आपको चाहिए ये कि आप आगे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिसिन के एलाइड भी उसी तरह से चूज़ करें और सर्जरी के एलाइड में भी उसी तरह से चूज़ करें। अब बात करते हैं हाउस जॉब में क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए जी, आप हाउस जॉब जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि मसलन आपका इंटरव्यूज़ हो गए और आपको जो है वो कल जॉइनिंग है आपकी जनरल मेडिसिन में। तो आपने करना क्या है कि जी सुबह आपका जो टाइमिंग है अराइवल का, उसमें आपने अस्पताल जाना है, अपनी अटेंडेंस वगैरह लगानी है। अटेंडेंस लगाने के बाद आपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे आपने अपना अराइवल लिखना है। अराइवल आपने अपने एचओडी जो होता है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो होता है, उसको आपने सबमिट करना है। और उसके बाद आपने आपकी जो अकाउंट सेक्शन है वो जो अराइवल है वो अपने अकाउंट सेक्शन में जमा करना होता है, ताकि आपकी सैलरी में किसी किस्म का कोई रुकावट ना आए। अब ये सारा कुछ करने के बाद अब हाउस जॉब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सीखना चाहते हैं या सिर्फ अपने 12 महीनों की रोटेशंस पूरा करना चाहते हैं। अमूमन हाउस जॉब में आपको मैक्सिमम कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो आपसे सैंपलिंग करवाया जाता है, आपसे हिस्ट्री नोट्स डलवाए जाते हैं, आपसे डीपीआर डलवाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और बाज़ अस्पताल, अगर कोई अच्छा अस्पताल हो तो वो आपको ओपीडीज़ भी जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि जी आप ओपीडीज़ भी अपने सीनियर के साथ बैठ के करें। तो अगर कहीं कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पे आपको ओपीडीज़ में भी अलाउ किया जा रहा है, आपको इमरजेंसीज़ में भी अलाउ किया जा रहा है, तो वो अस्पताल मैं कहूँगा बेस्ट है। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको इमरजेंसीज़ डील करनी आएगी, आपको एमआईज़ देखने को मिलेगा, आपको शॉक का पेशेंट देखने को मिलेगा, आपको एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा के पेशेंट्स को देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपको ओपीडी में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको टाइफाइड देखने को मिलेगा, आपको मलेरिया देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ओपीडी हाउस जॉब में ओपीडी और इमरजेंसी एक्सपोज़र मस्ट है। सिर्फ वार्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो वार्ड में आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। वार्ड में आप ब्लड सैंपलिंग सीखेंगे, जो आपको ज़रूरी भी है, सीखना भी चाहिए, आपका काम नहीं होता ये, अमूमन जो नर्सेज़ वगैरह होती है वो कर लेती है, लेकिन आपको क्योंकि ये चीज़ें हमारे फील्ड से ताल्लुक़ रखती है, तो अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते तो कोई बुरी बात नहीं है। ब्लड सैंपलिंग आपको सीखने को मिलेगी, हिस्ट्री नोट्स आपको जो आपके जो पेजेस पड़े होते हैं उसमें आपने हिस्ट्री नोट्स डालने होते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एग्जामिनेशन वगैरह आपको सिखाए जाएंगे, जो कि आप पहले भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सीख चुके होते हैं। वहाँ पे आपने जस्ट आपके जो है वो रिफ्लेक्सेस बनाए जाते हैं और साथ आपको डीपीआर वगैरह डाला जाता है कि जी अगर आपकी मॉर्निंग की ड्यूटी है तो आपके मॉर्निंग का डीपीआर होना चाहिए, आपकी इवनिंग की ड्यूटी है तो आपका इवनिंग का डीपीआर होना चाहिए, आपकी नाइट है तो आपको नाइट में जो है वो डीपीआर डालना होता है। तो वार्ड में ये 3 से 4 चीज़ें आपको सीखने को मिलते हैं अमूमन। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अच्छा अस्पताल है और वार्ड में कोई आपको मतलब बेड्स डिवाइडेड होते हैं अमूमन हाउस ऑफिसर्स में भी जी, या तो बेड्स डिवाइडेड होते हैं या केबिन्स डिवाइडेड होते हैं कि जी ये 4-5 बेड है फलां हाउस ऑफिसर की, ये 4-5 बेड है फलां हाउस ऑफिसर के, और अमूमन उन बेड्स के साथ, उन केबिन्स के साथ आपको एक पीजी भी दिया जाता है अगर उस अस्पताल में जो है वो पीजी ट्रेनिंग कर रहा हो। तो वो बेड्स आपको भी देखने होते हैं, आपका पीजी भी देख रहा होता है, और अगर आपका पीजी बहुत अच्छा है तो फिर उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आपका कंसल्टेंट राउंड कर रहा होता है तो पीजी आपको अलाउ कर रहा होता है कि जी बेड प्रेजेंट करें आप। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको उस बेड के हवाले से सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होती है। आपको उस बेड के जो पेशेंट है उसके आपको कंप्लेंट्स का पता होना चाहिए, आपको उसके डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट का पता होना चाहिए, आपको उसके इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए, और उससे आपके बहुत सारे डिफरेंशियल्स बन जाते हैं, उससे आप डायग्नोसिस तक बना सकते हैं। तो अगर पीजी अच्छा है और आपको बेड्स अच्छे मिले हैं तो फिर उससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपको अलाउ करेगा, आप कंसल्टेंट्स को अपना बेड प्रेजेंट करेंगे, आपके अंदर जो है वो
मोटिवेशन आएगी कि जी मैंने बेड प्रेजेंट किया है और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप जो है वो पीजी से भी सीखना चाहते हैं तो वो जो बेड आप जो प्रिपेयर करेंगे वो आप अपने पीजी से भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद फिर कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है वो रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं वार्ड के अंदर। लेकिन सिर्फ वार्ड करना ये हाउस जॉब में इनफ नहीं होता, वार्ड के साथ ओपीडी का एक्सपोजर मस्ट है और ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको जो बेसिक इमरजेंसी है उनके सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हाउस जॉब में सीख सकते हैं। वार्ड में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर कोई अच्छा अस्पताल है वो ओपीडीज़ और आपको इमरजेंसी भी दे रहा है तो वो वेल एंड गुड है, फिर आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि हाउस जॉब में क्या कुछ होता है, कैसे इसको सीखना होता है और कौन कौन सी रोटेशंस होती है, मेडिसिन के एलाइड में कौन कौन सी आती है, सर्जरी के एलाइड में कौन सी आती है और हमें कौन सी रोटेशन चूज करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।